भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, 5 लोग एंटर हुए हैं, बाकी लोग भी आ जाएं तो हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो लास्ट टाइम हमने ये किया था, दो प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम ये था कि हमें वैल्यू दे दी जाती है। अब जो टेबल या कैलकुलेटर में फैसिलिटी अवेलेबल कह लें, वो सिर्फ और सिर्फ जी वैल्यू की है। तो या तो एग्जामिनर हमें डायरेक्टली जी वैल्यू दे देता है और कह देता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी या फाइंड द एरिया, तो हम उसी तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी या एरिया फाइंड करते हैं। अगर वो हमें एक्स वैल्यू दे के एरिया पूछे तो फिर हमारा एक काम बढ़ता है, और वो ये है कि पहले हमने एक्स वैल्यू को मोल्ड करके उसको जी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जी टेबल या कैलकुलेटर्स की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जी वैल्यू के लिए है। उसकी रीजन ये है कि एक्स का मीन कुछ और हो सकता है, एक्स का वेरिएंस डिफरेंट हो सकता है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़नी थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि हम हर एक्स के मीन और हर एक्स के वेरिएंस के लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, तो हम आपको सिर्फ एक फैसिलिटी दे सकते हैं और वो है 0 मीन और 1 वेरिएंस की प्रोग्रामिंग या टेबल। तो उन्होंने जो टेबल आपको बना के दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 0 मीन और 1 वेरिएंस के लिए वो टेबल आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। 0 मीन और 1 वेरिएंस के लिए वो टेबल प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद हम उसी टेबल को यूज करके एंड देन बाकी सारी की सारी अपनी जो कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म करते हैं। अब पहला क्वेश्चन था कि हमें वो वैल्यू एक बताता था और एरिया पूछता था, कभी अबव पूछता था, कभी बिलो पूछता था। देखिए, अबव अगर आप किसी भी नंबर लाइन के ऊपर कोई नंबर रख देते हैं कि जी ये यहां पर है, तो जो उस नंबर की राइट साइड पर जो वैल्यूज होंगी वो अबव कहलाएंगी, और उस नंबर की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो जाहिर है कि बिलो। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि 2 है, 2 के अबव, तो 2 के अबव 3 4 5 6 7 जो उसके राइट पर आएंगे। 2 के बिलो आएगा 1 जो कि उसकी लेफ्ट पर है, 0 जो कि उसकी लेफ्ट पर है, -1 -2 जो कि लेफ्ट पर है। तो अबव और बिलो। फिर हमने सेकंड प्रॉब्लम ये अटेम्प्ट किए कि एग्जामिनर हमें एरिया दे देता था, यानी कि प्रोबेबिलिटी। क्योंकि यहां पर एरिया जो है या प्रोबेबिलिटी जो है वो एक पोर्शन के तौर पर आ रही थी, तो फिर हम उसको प्रोबेबिलिटी कॉल कर देते हैं। तो इसमें एग्जामिनर हमें एरिया दे देता था और वैल्यू हमसे डिमांड करता था। एरिया देके और वैल्यू जो है वो हमसे डिमांड करता था। अब पहला प्रॉब्लम, डायरेक्टली वो जी वैल्यू अगर हमसे डिमांड करे, जो कि रेयर है, अब वो जी वैल्यू नहीं, वो आप हमसे एक्स वैल्यू ही मोस्टली डिमांड करता है। अगर वो आपको जी वैल्यू जो है वो अगर डिमांड करे एरिया देके अगर वो जी वैल्यू डिमांड करता है, तो देन फिर हम पहले तो मार्क कर देंगे ये एरिया कौन सा दिया हुआ है, अबव है। उसने कहा जी कि वैल्यू उस जगह पर है जिसमें 40% फर्ज कर एरिया उसके बिलो है, तो हम नोट करके लिख लेते हैं कि वैल्यू वहां पर अवेलेबल है जिसके बिलो 40% जो है वो एरिया आ जाता है। ये तो एक स्टेप हो गया। अब जब आपने टेबल को एरिया देना है तो टेबल की रिक्वायरमेंट जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कहता है जी अगर मुझसे कोई चीज पूछनी है तो मुझे एरिया बताओ, लेकिन कौन सा एरिया बताना है, सेंट्रल वैल्यू से, और सेंटर में पता ना जी0 होता है, तो आप कह लें कि 0 से लेके या सेंटर से लेके उस वैल्यू तक का एरिया बताओ जो वैल्यू आप तलाश करना चाहते हैं। तो हम बता देते हैं चूंकि 40% एरिया उससे बिलो है और हमें पता है सेंटर से बिलो टोटल 50 बचता है, तो हम कहेंगे फिर सेंटर से वैल्यू का 10% बच गया, तो हम टेबल को 0.1 देंगे, तो टेबल रिटर्न में आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ये तो थी जी वैल्यूज। लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स वैल्यूज फाइंड करनी हो तो पहले वही काम करना पड़ेगा कि हमें जी वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ेगी। जी वैल्यू
और फिर z वैल्यू से जब हमें z वैल्यू यूजुअल रूटीन से पता चल जाए तो फिर उस z वैल्यू को x वैल्यू में हम कन्वर्ट कर देंगे। कल भी देखा था म्यू प्लस z सिग्मा, और ये कहा गया था कि ये एक्चुअली जो z का फार्मूला है वो वहीं से ये बना हुआ है, ये z के फार्मूले से ही ये सारी कैलकुलेशन जो है वो z के फार्मूले से ही बनी हुई है। z का फार्मूला था x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, म्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये वाली चीज बचती है, तो ये वाली चीज जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये वाले जो है म्यू प्लस जी सिग्मा जो है ये एक्सप्रेशन, एंड देन जब भी आप जी वैल्यू फाइंड कर ले तो फिर इस एक्सप्रेशन को नोट करते हुए आप वहां से उसकी एक्स वैल्यू भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो एक्स यहां पर बनता है 52.6, और बाकी प्रॉब्लम भी हमने कुछ इसी तरह से किए हुए। वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, डायरेक्टली नहीं फाइंड हो सकती, पहले हम जी वैल्यू लेंगे और जी वैल्यू को फिर एक्स वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। और ये तीसरी एग्जांपल हमने की थी, एंड दिस वन इज द लास्ट एग्जांपल। अब जरा थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम, इसके रेलेवेंट थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। और वो वर्ड प्रॉब्लम क्या है, कहता है द हाइट ऑफ एप्लीकेंट टू द पुलिस फोर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean 170 and standard deviation 3.8। कुछ लोगों ने पुलिस में अप्लाई किया है पुलिस फोर्स के लिए, और पुलिस वालों ने सब कैंडिडेट की एप्लीकेशंस ले ली, किसी को रिफ्यूज नहीं किया। यानी कि ये उस चीज के समझ ले, उस चीज के उसकी तरह नहीं है जिस तरह से यूजुअल पुलिस में होता है। पुलिस वाले अपनी एक स्टैंडर्ड हाइट बता देते हैं और कहते हैं जी इससे कम हाइट वाला तो अप्लाई ना करे, वो तो हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया जा रहा, वो सब कैंडिडेट से उन्होंने एप्लीकेशनें ले ली, जितने भी कैंडिडेट थे सबसे एप्लीकेशन। अब किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी, तो फिर उन्होंने तमाम जब एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया है तो उन्होंने उनकी मीन हाइट जो है वो कैलकुलेट की। वो जो मीन हाइट आ रही थी वो आ रही थी 170 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर्स में। अब हर एप्लीकेंट की हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं थी, तो फिर उन्होंने उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर किया, वेरिएशन वो 3.8 आया। यानी कि ये डेटा आपको दिया गया। पुलिस में कुछ लोगों ने अप्लाई किया, स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने, सबसे एप्लीकेशनें ले ली। जब वो एप्लीकेशन की डेट खत्म हो गई, जितने भी एप्लीकेंट थे सबकी उन्होंने हाइट की एवरेज निकाल ली 170, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया 3.8। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 30% एप्लीकेंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनकी एप्लीकेशनें रिजेक्ट कर दी। क्यों रिजेक्ट की? उन्होंने कहा कि आपकी हाइट हमारी जो एक स्टैंडर्ड हाइट है, पता नहीं क्या है, कहता जी उससे कम थी, इसलिए हमने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर बताना है कि अगर 30% कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं इस वजह से कि उनकी हाइट पुलिस वालों की जो मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट है वो उससे भी कम निकले हैं, इसलिए उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो अब आपने बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट फॉर द पुलिस फोर्स, कि पुलिस फोर्स ने क्या अपनी हाइट रखी होगी जिसके बायस 30% कैंडिडेट इसलिए रिजेक्ट हुए हैं, 30%, कि जी उनकी हाइट उनकी स्टैंडर्ड हाइट से कम निकल आई है। अब प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, सबसे पहले तो यही यहां से ही पता चल गया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको इंडिकेट कर रही है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो चले आपको आइडिया हो गया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। अब जो नेक्स्ट जो कंसर्न है, नेक्स्ट कंसर्न एक्चुअली ये बनता है
कि जी क्या हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है या हमने एक्स वैल्यू बतानी है। तो देखिए उसने ये आपको 30% एरिया या प्रोबेबिलिटी ये खुद बता दी है, और हमने एक्चुअली बतानी है व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट, बट हाइट बतानी है, हाइट तो एक्स वैल्यू बतानी है। आप क्या किया करें, अब मीन लिख लिया करें। ये किस चीज का मीन है, ये है मीन हाइट ऑफ द एप्लीकेंट्स, यहीं से एक्स पता चल जाएगा, हाइट ऑफ एन एप्लीकेंट। याद है ना उस वक्त भी जब हमने एरिया वगैरह किए थे तो मैंने कहा था मीन जिस किस चीज का मीन है, आप कहेंगे मीन हाइट ऑफ एप्लीकेंट्स, तो एक्स क्या होगा, हाइट ऑफ अ सिंगल एप्लीकेंट। एक शख्स की हाइट को एक्स कह दे, अगर 50 लोग हैं तो इसका मतलब है 50 होंगी ना एक्स की वैल्यूज, और उन एक्स 50 एक्स वैल्यूज का मीन जो है वो 170 है, और स्टैंडर्ड एविएशन जो आ रहा है वो 3.8 cm है। ये तीन इंफॉर्मेशन आपने सॉर्ट करके लिख ली। एक्स इज द हाइट ऑफ द एप्लीकेंट, मीन 170, स्टैंडर्ड एविएशन 3.8। अब वो आपसे एक्स पूछ रहा है, हाइट एक्स, तो एक्स वैल्यू पूछ रहा है, क्या गिवन है, एरिया 30%। अब यहां पर कंफ्यूजन है जी, एरिया तो गिवन है 30%, पिछले जितनी हमने एग्जांपल्स की थी उसमें भी जब ऐसा ही प्रॉब्लम हमें आता था 20% एरिया 40% एरिया, लेकिन बड़ा क्लियर होता था बिलो 8, ठीक है ना, 80% 85% एरिया बिलो, 30% एरिया अबव, तो ये तो बड़ा 20% एरिया मिडल, ये तो बड़ा क्लियर है कि एरिया पता होता था, और ये भी पता होता था 20% क्या, उस वैल्यू से ऊपर वाला एरिया। अब ये तो पता है 30%, लेकिन ये नहीं पता कि इससे ऊपर वाला कि इससे नीचे वाला। हाँ, अब ये आपको थोड़ा सा कैसे सोचना कैसे है, आप ये समझ ले कि मैंने हाइट एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कितना है 170, ये यहां पर रख दिया, लिखा हुआ ना 170 मीन है, ये एक्स है, जी नहीं है, जी होता तो उसका मीन 0 होता, ये मैंने जी लिखा हुआ है। तो पहले मैंने एक्स 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 मेंशन किया हुआ है, और एक्स में सेंटर वैल्यू है, एंड व्हाट इज द सेंटर वैल्यू 170, जो कि उसका मीन है, मीन इज 170, जो कि उसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब उसने कहा है कि 30% कैंडिडेट को हाइट की वजह से रिजेक्ट किया गया। चले अब मुझे नहीं समझ आ रही कि 30, चले मैं दोनों आना टेल पर है, मैं ये समझता हूं कि 30% ये हो सकता है, तो क्या ये वैल्यू फाइंड करनी है, या मैं दूसरी साइड पर भी लिख सकता हूं ये भी 30% हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, क्या ये वैल्यू फाइंड करनी है या ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये कंफ्यूजन है, कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आपने खुद सोचना है, 30% कैंडिडेट इसलिए रिजेक्ट किए गए कि उनकी हाइट पुलिस की स्टैंडर्ड हाइट से क्या थी, कम थी ना, टू स्मॉल। के 30% कैंडिडेट वो थे जिनकी हाइट पुलिस वालों की स्टैंडर्ड हाइट से कम थी। फर्ज कर लेते हैं पुलिस वालों ने अपनी स्टैंडर्ड हाइट ये रखी हुई थी, ये ना हाइट देखें, ये जो भी नंबर है ये 170 है ना, तो हो सकता है ये 182 हो, ठीक है ना। तो ये फर्ज करें पुलिस वालों के लिए स्टैंडर्ड हाइट थी, तो क्या वो कैंडिडेट जिनकी हाइट पुलिस की स्टैंडर्ड हाइट से भी ज्यादा होगी 187 या 192 या 193, क्या वो रिजेक्ट होंगे? जिनकी हाइट पुलिस ये वो तमाम कैंडिडेट हैं कि जिनकी हाइट पुलिस वालों की स्टैंडर्ड हाइट जो कि 182 सपोज कर रहा हूं उससे ज्यादा है। 30% कैंडिडेट वो हैं जिनकी हाइट पुलिस वालों की हाइट से ज्यादा है, क्या वो रिजेक्ट होंगे? नहीं, वो तो एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट तो नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो ये हम समझ रहे थे कि इस साइड पर है वो ये तो नहीं है। अब जरा इधर आ जाए, अगर ये पुलिस वालों की स्टैंडर्ड हाइट होती और उससे कम हाइट वाले ये सारे वो कैंडिडेट हैं, फर्ज करें ये 162 होती, तो ये सारे वो कैंडिडेट हैं जिनकी हाइट 162, 160, 159, 141 ये है, तो क्या ये सारे वो कैंडिडेट हैं
जिनकी हाइट पुलिस की स्टैंडर्ड हाइट से कम है, उन्होंने रिजेक्ट होना ना। तो अगर ये पुलिस वालों के लिए स्टैंडर्ड हाइट है तो फिर ये वो लोग हैं जो पुलिस की स्टैंडर्ड हाइट से कम है, ये वाले सारे, क्या ये रिजेक्ट होने हैं? हाँ जी, क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ है कि वो कैंडिडेट जो पुलिस वालों की मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट से कम होंगे वो वही लोग जो हैं वो रिजेक्ट होंगे। तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट मैं समझ रहा था ये उस साइड पर नहीं आएगा, बल्कि वो जो फाइंड तलाश कर रहा हूं वो इस साइड पर आएगा। ठीक है ना? तो ये कतन मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं। अब आप मुझसे बात पूछना जी 30% किधर को है? ये हमने सोचना है कि 30% लोग पुलिस की हाइट से किधर है? स्टैंडर्ड से कम है, लेस है, बिलो है। तो 30% बिलो इट, ऐसी हाइट जिसके नीचे 30% कैंडिडेट हैं वो पुलिस वालों की स्टैंडर्ड हाइट है, तो वो ऑब्वियसली इस साइड पे ही होगी। अब आप वैल्यूज प्लेस कर लेंगे। ये 30% है और अब आप इसकी बिल्कुल पैरेलल इसकी जी आपने जी को बना रहे हैं, भाई टेबल ही जी का है। तो जब आप ये 30 कहेंगे तो फिर टेबल में ये आपको क्या मिलेगा? 0.20। तो टेबल में आपने देना है फ्रॉम सेंट्रल टू उस वैल्यूज के दरमियान का एरिया जो वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। तो टेबल में आप 0.2 देंगे, तो टेबल में जब आप 0.2 देंगे तो टेबल आपको वैल्यू देगा, वो देगा 0.52। एरिया आपने टेबल को देना है, टेबल रिटर्न में वैल्यू देगा 0.52। 0.2 को आपने टेबल में देखना है। लाइक अगर यही टेबल है और 0.2 आप देखना चाहते हैं कि इधर जी 0.2 कहां पर आ रहा है, तो 0.2 जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी 0.2 के उसी को ही हम नोट करेंगे। 0.1985 ये 15 यूनिट कम है 0.2 से, 0.2019 ये 19 यूनिट ज्यादा है 0.2 से, तो क्लोजेस्ट बन गई 0.158। और इसकी वैल्यू अब रीड करेंगे, पहले रो साइड पर आएंगे 0.5 और फिर कॉलम साइड पे जाएंगे तो 2। 0.52 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है वो 0.52, लेकिन चूंकि वैल्यू है, वैल्यू 0 की लेफ्ट साइड पर आ रही है, तो इसके साथ आप नेगेटिव साइन जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो हमने जी वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, ये जी वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली और ये वैल्यू बनती है नेगेटिव 0.52। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो जी वैल्यू फाइंड नहीं करना है, बल्कि यहां जो एक्स वैल्यू है वो फाइंड करना हमारा कंसर्न है। और कल की कन्वर्जन हमने पढ़ी थी कि अगर एक्स वैल्यू फाइंड करना हो तो म्यू प्लस जी सिग्मा। म्यू 170 मेंशन है, प्लस चूंकि यहां जी की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव जी की वैल्यू 0.52 जो कि टेबल से नोट की है। ये दो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ऑलरेडी थी, ये वाली थी, ये वाली थी, और हमारा कंसर्न ये टेबल से ये जी वैल्यू नोट करना है। तो ये बनती है 168 राउंड अबाउट। तो 168 सेंटीमीटर जो थी वो पुलिस वालों ने अपने लिए स्टैंडर्ड हाइट डिक्लेयर की हुई थी। और आप कह लें 30% कैंडिडेट उस पूरे प्रोसीजर में ऐसे थे, 30% जिनकी हाइट उस स्टैंडर्ड हाइट से कम थी। चूंकि उनकी हाइट स्टैंडर्ड हाइट से कम थी, जिसकी वजह से आप कह लें कि पुलिस वालों ने उनको जो है रिजेक्शन उनकी हाइट की वजह से उनको रिजेक्ट किया है, चूंकि उनकी हाइट स्टैंडर्ड हाइट से कम थी। तो पहला प्रॉब्लम तो आपको यही पहचानना होगा कि जी क्या हमने इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यानी कि एरिया, या हमने वैल्यू फाइंड करना। तो बड़ा क्लियर है, आपको 30% है तो ये आपको एरिया ही तो दिया हुआ है। हाँ ये जरूर आपको है कि ये जो 30% है ये राइट टेल पर है, 30 के लेफ्ट टेल पर है, कहीं नहीं लिखा अबव के बिलो। फिर आपने सोचना है कि ये क्या दिया हुआ है, 30% कैंडिडेट स्टैंडर्ड हाइट से कम है, तो इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड हाइट से कम है वो 30% है। तो क्या करें, बिलो एरिया 30% छोड़ के वहां पर पॉइंट लिख दिया और फिर जी वैल्यू नोट की टेबल से, और देन जी वैल्यू को रिवर्स सॉल्व करते हुए एक्स वैल्यू फाइंड की और पता चल गया
कि 168 सेंटीमीटर जो थी वो पुलिस वालों ने अपने लिए स्टैंडर्ड हाइट डिक्लेयर की हुई थी, और तमाम कैंडिडेट जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, और वो 30% बनते थे। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया था तो 30 लोगों की हाइट 168 सेंटीमीटर से कम थी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, यही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स, ये आपके जो आपको मैंने नोट्स दिया ना उस पे ये हैं सारे प्रॉब्लम। स्कोर्स फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस का एग्जाम लोग देते हैं और उनके जो स्कोर्स हैं वहां पर वो कहता है जी स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या दें, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। उनकी शेप, मीन कितना है 137, स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 17.2। ना भी लिखता तो हमने यहीं से ही हमें गैस हो जाना था कि यार ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें उसका मीन और स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो मेंशन है। यानी कि कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट आ गया है, किसी के नंबर 140 हैं, किसी के 130 हैं, किसी के 120 हैं, किसी के 145 हैं, तमाम का मीन कैलकुलेट किया तो 137 नंबर बनते हैं। और चूंकि हर एक के नंबर सेम नहीं है, उनमें वेरिएशन भी आ रही है, और वेरिएशन को जो मेजर किया गया है वो किया गया स्टैंडर्ड एविएशन से। मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट those candidate whose scores are among the top 10% will be considered for promotion। अब उन्होंने प्रमोशन मार्क्स कितने रखे ये उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा जी आप एग्जाम दें, किनको प्रमोट करना ये छोड़ दें, आप एग्जाम हो चुका है, बच्चों ने पेपर दे दिए। और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ 10% जो कैंडिडेट हैं, 10% जो टॉप वाले हैं, कहता हम उनको ना प्रमोट उन्होंने कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुलिस वालों ने 30% कैंडिडेट कम हाइट की वजह से रिजेक्ट किए, हाइट हमने बतानी थी, तो यहां पर भी 10% कैंडिडेट उन्होंने प्रमोट कर दिया और प्रमोशन मार्क्स हमने ये बताने थे। कहता व्हाट स्कोर एन एम्प्लॉय मस्ट टेक इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन। अगर ये एग्जाम हो जाता है जिसकी एवरेज ये बनती है और वो 10% लोगों को प्रमोट करते हैं, तो बताना यह है कि उन्होंने प्रमोशन के लिए कितने नंबर रखे थे, क्या 140, क्या 145, क्या 160, क्या 170, इस तरह से नंबर रखे कि सिर्फ 10% लोग प्रमोट हुए। तो पहले तो आप पैरामीटर लिख लें और इंपॉर्टेंटली एक्स लिख लें। मीन 137, ये क्या है, ये मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स है ना, मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट या स्कोर, मीन स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स हैं। तो एक्स क्या आएगा, स्कोर ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट, एक्स उसका सिंगुलर। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, हर एक का एक्स डिफरेंट होगा ना, एक्स डेटा, किसी का एक्स 130, किसी का 137, किसी का 140, किसी का 149, किसी का 163, सबका जब मैंने मीन कैलकुलेट किया तो 137 आया, स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट किया तो वो 17.5 आया। अब उसने पूछा हुआ है कि अगर 10% कैंडिडेट को प्रमोट किया गया है तो बताना है प्रमोशन के लिए किसी कैंडिडेट को नंबर कितने रिक्वायर्ड थे। कोई बात कि जी एरिया तो दिया हुआ 10%, तो कौन सा वो देख लेते हैं। तो ये बात तो हमें कंफर्म हो गई कि हमें एरिया मेंशन है और व्हाट स्कोर, स्कोर क्या है एक्स, तो हमें एक्स वैल्यू पूछी हुई है, एरिया उसने दे दिया है और हमें एक्स वैल्यू जो है वो डिमांड की जा रही है। ये मैंने उसकी समरी बना के यहां लिख ली। टॉप 10% विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन। एक्स क्या चीज है, स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट, म्यू कितना है 137 और सिग्मा कितना है 17.5। ये जो है ना वो मेरे पिछली स्लाइड का ही मैंने थोड़ा सा लिख लिया, तो ये 137 है। अब 10% है, एक्स मार्क्स हैं, ये मार्क्स 137 है तो ये 140 होंगे, ये 145 होंगे। अब 10% ये भी 10% हो सकते हैं, आप भी ऐसा ही कर लिया करें अगर शुरू में हमें कंफ्यूजन है कि पता नहीं जी किधर को 10%। अगर प्रमोशन के लिए ये वाले मार्क्स हैं तो ये वो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर प्रमोशन से ज्यादा हैं सारे, क्योंकि प्रमोशन के लिए नंबर हमने ये रखे हुए हैं, और ये वो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर प्रमोशन से कम है।
सारे कैंडिडेट 10% तो बनते हैं। क्या अगर ये प्रमोशन नंबर रख दिए जाएं तो उससे जो कम कैंडिडेट नंबर लेगा वो प्रमोट होगा? वो तो नहीं प्रमोट होगा। तो आप कहेंगे 10% तो फिर इससे कम ही बनते हैं। प्रमोशन वाले नंबर जितने होंगे, जो कैंडिडेट उससे कम नंबर लेगा वो ये 10% लोग हैं, तो ये तो नहीं प्रमोट होंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। इस साइड पर आ जाए। अगर ये प्रमोशन के नंबर ये आपने रखे हुए हैं, फर्ज कर लें, पता नहीं कितने, यही तो आंसर फाइंड करना है, तो जो कैंडिडेट इससे ज्यादा लेगा वो प्रमोट होगा। हाँ जी, वही प्रमोट होगा। हाँ, ये 10% है। तो फिर पता चला कि ये जो वैल्यू आप तलाश कर रहे हो वो 10% तो है, लेकिन वो राइट टेल पे 10% है। ये वाली राइट टेल पे 10% है। अब चूंकि आप डायरेक्ट वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, जी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, तो बिल्कुल उसके पैरेलल जो आपने फाइंड करना था, बिल्कुल उसके पैरेलल ये 10% वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो चूंकि आपको ये वैल्यू तलाश करनी है और वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेबल को एरिया देना पड़ता है, लेकिन टेबल को जो एरिया रिक्वायर होता है फ्रॉम सेंट्रल टू वैल्यू रिक्वायर होता है। ये अगर 10% है, सेंटर से राइट पर सारा 50 है, तो फिर ये एरिया आपको मालूम हो जाएगा 40% है, 0.4 है। तो टेबल को आपने 0.4 देना है, तो टेबल आपको ये वाली जी वैल्यू जो है, ये वाली जी वैल्यू वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा। तो टेबल को 0.4 देंगे तो टेबल आपको ये वैल्यू बता देगा। चूंकि वैल्यू जीरो की राइट साइड पर आ रही है तो पॉजिटिव 1.28, लेकिन ये तो जी वैल्यू है, जबकि हमारा कंसर्न ये वाली वैल्यू था। तो इस वैल्यूज को आप पुट कर देंगे, 137 जो कि म्यू है, प्लस 1.28 जो कि जी है, एंड देन 17.8, और इसको सॉल्व किया तो ये 159 बनता है। मैंने कहा ना ये पिछले एग्जांपल का ही आ गया है, ये 137 तो 159 बनता है। तो डिक्लेयर कर देंगे कि जो कैंडिडेट बी 159 या उससे ज्यादा मार्क्स लेगा वो प्रमोट हो जाएगा और प्रमोशन मिलेगी इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 10% कैंडिडेट को। यानी कि अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं तो 10 लोग ऐसे होंगे 100 में से जिनके नंबर 159 से ज्यादा होंगे और वो उनको प्रमोट कर देंगे। ये ऐसा ही होता है। वो मैनेजमेंट कहती है जी कितने लोग प्रमोट करने हैं, हो सकता है पेपर मुश्किल हो जाए, वो नंबर पहले फिक्स कर दें 180, जो 180 से ज्यादा लेगा नंबर, 200 का पेपर है, उसको हम प्रमोट करेंगे। पता चला पेपर मुश्किल बना, एक भी प्रमोट नहीं हुआ, और हो सकता पेपर इतना आसान बन जाए कि सबके नंबर ही 180 से ज्यादा, वो कहेंगे जी इतना तो हमारे पास फंड ही नहीं है कि सब ज्यादा प्रमोशन होती है, उनकी पे बढ़ती है, उनके अलाउंसेस बढ़ते हैं, वो कहते हैं ये तो गड़बड़ हो गई। पहली सिचुएशन में कोई कैंडिडेट क्रॉस ही नहीं कर रहा उस लिमिट को, दूसरी पोजीशन में सारे क्रॉस कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आप एग्जाम लें, मुश्किल आसान ये बात की बात है, एग्जाम आ गया जी मीन मार्क्स कैलकुलेट कर लें। अब उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि सिर्फ और सिर्फ 10% को प्रमोट करना है, 10% को। देखिए जी कहां पर बनते हैं, तो कैलकुलेट करके बताया गया कि 159 नंबर से ऊपर कैंडिडेट ये 10% है। उन्होंने कहा ठीक है जी 159 वालों को प्रमोट कर दें, तो इस तरह से 10% कैंडिडेट जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो प्रमोट हो जाए। जब हमें एरिया का पता चल जाता है कि जी हमने एरिया का तो पता चल गया है, वैल्यू फाइंड करना कंसर्न है। अब वो एरिया 10% है या 30 है ये तो चले एग्जाम में है, लेकिन ये कंफ्यूजन कि जी वो राइट साइड के ऊपर या राइट टेल के ऊपर या अबव 10% है कि बिलो। पहले तो हमें सिंपल क्वेश्चन में बड़ा इजी है, हाँ वो भी क्वेश्चन आते हैं एरिया अबव दैट एरिया बिलो दैट, लेकिन इस तरह से हमें खुद सोचना है कि जी 10% कैंडिडेट वो जिनके नंबर प्रमोशन मार्क्स से ज्यादा अबव दैट होंगे तभी वो प्रमोट होंगे ना। और जब आपने कहा कि पुलिस वालों की स्टैंडर्ड हाइट से कम वाले रिजेक्ट होंगे, तो फिर वहां से आपको एक्चुअली आइडिया हो जाता है कि हमने अबव साइड पे जाना है या हमने उसकी बिलो साइड पे जाना है। अच्छा जी, ये एक और प्रॉब्लम है। assume that we have a large number of students whose average height is 150 and weights are
whose average weight is 150 and weights are normally distributed. तो स्टूडेंट की वेट का डेटा लिया गया है, किसी का वेट 160, किसी का वेट 170 और उनका मीन वेट बता दिया गया है वो 150 बनता है। वेट्स कहता है जी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ वी नो दैट, अगर हमें पता है 36% of the students have height between 137 and 163, find the standard deviation of weight. पहले जितने प्रॉब्लम किए उसमें वो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देता था, कभी वैल्यू पूछता था, कभी एरिया पूछता था। अब जरा नोट करें, ये तो हो गया एरिया, वेट, फाइंड वेट नहीं बल्कि वैल्यू भी गिवन है, तो इस दफा तो कोई दोनों में से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पहले हमें वो वैल्यू देता था, एरिया पूछता था, फिर एरिया देता था, वैल्यू पूछता था, और अब एरिया भी दिया हुआ है, वैल्यू भी दी हुई है। हाँ, अब क्या चीज मिसिंग है? अब एक पैरामीटर मिसिंग है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉब्लम हमने उसी तरह से ही परफॉर्म करना है। देखें, पहले क्या था, ये आपको मालूम होता था, ठीक है ना, पैरामीटर्स, ये हम नोट करते थे टेबल से, नोट फ्रॉम टेबल, वो सारी एक्सरसाइज ये है। तो ये भी हमारे पास आ जाता था, जब तीनों चीजें आ जाती थी हम एक्स वैल्यू बता देते थे। और अब क्या चीज हो रही है, अब अगर नोट करें तो हमें वेट भी मालूम है, अगर आप नोट करें तो हमें वेट मालूम है, यानी कि हमें वेट एक्स है ना, एक्स वैल्यू मालूम है, क्या हो गया, एक्स वैल्यू हमें मालूम है, ये मालूम है एक्स वैल्यू, म्यू मालूम है, सिग्मा फाइंड करना है, जी नोट करेंगे टेबल से, तो पूरी होगी चीजें। तो जी वैल्यू बस टेबल से नोट कर ले, जी वैल्यू टेबल से नोट कर ले, एक्स भी है, म्यू भी है, जी टेबल से आएगा, सिर्फ सिग्मा ही रह जाएगा। तो सिग्मा के लिए हम इसे सॉल्व कर लें। ठीक, अब उसने जरा पहले डेटा प्लेस कर ले। उसने कहा है इफ वी नो दैट मीन है 150, ये मैंने मीन वेट लिख लिया 150, फिर कहता है कि 163, वो राइट पे ही आएगा ना 163, ये तो मुझे कंफ्यूजन है ना कहां रखना है, वो राइट पर रखना है 150 से, 137 वो लेफ्ट पर आएगा। कहता है इसके दरमियान में 36% है। किसके दरमियान में? दो वेट्स दिए हुए हैं और दो वेट्स के दरमियान में उसने आपको बता दिया है बिटवीन दैट। अब क्वेश्चन ये है कि जी क्या ये लाजमी है कि आधा 150 से 163 तक होगा और आधे 100 होंगे? जरा इनका डिस्टेंस मेजर करें, ये कितना दूर है यहां से, 13 kg, ये कितना दूर है 13 kg। शेप कैसी है? सिमेट्रिक। अगर शेप सिमेट्रिक है, जितना पॉइंट ये दूर है मीन से उतना ही पॉइंट अगर ये दूर है मीन से, तो फिर तो बिल्कुल जितना एरिया ये बनता है सिमेट्रिक की वजह से उतना ये बनता है। तो बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं आप, क्योंकि शेप सिमेट्रिक है। 150 से 163 13 kg दूर है, तो फिर 137 भी तो 150 से उतना ही दूर है, तो फिर जो एरिया है 36, इसका हाफ इधर आ जाएगा और 36 का हाफ इधर आ जाएगा। 18% एरिया एक साइड पर और 18% एरिया जो है वो एक साइड पर आ जाएगा। तो अब हमें एक्चुअली एरिया भी मालूम है और हमें एक्स वैल्यू भी मालूम है, तो फिर हमें चाहिए क्या? हमें एक्चुअली चाहिए जी वैल्यू। अब आप क्या करें, इसकी जी शेप बना दें। बिल्कुल उस 150 की बजाय मैंने 0 और यहां 163 है, कहता है जी इसकी जी वैल्यू बताएं। अब देखिए जी टेबल देखने के लिए आपको क्या चीज मालूम होनी चाहिए? आपको एरिया मालूम होना चाहिए। अगर आपको एरिया मालूम है तो आप जी वैल्यू जो है वो इसकी बता सकते हैं। अब देखते हैं
एरिया कौन सा मालूम होना चाहिए? एरिया मालूम होना चाहिए फ्रॉम सेंटर टू वैल्यू एरिया होना चाहिए। दिया तो हुआ उसने 0.18। भाई इसी की जी वैल्यू बनानी है ना। एक्स अगर ये हो, पता नहीं कितना जी बनता है, तो एरिया 0.18। तो 0.18 चूंकि ये 0 से वैल्यू के दरमियान का एरिया है, तो हम इसको टेबल को दे देते हैं 0.18, टेबल को दे देते हैं 0.18 और टेबल से वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो वो वैल्यू बनती है 0.47। वैल्यू पुट कर दें। एक्स अगर 163 है, म्यू 150 है, जी टेबल से नोट कर लिया गया है और सिग्मा इसमें अननोन है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.47 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिग्मा का आंसर आ जाएगा, दैट इज 27.65। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ये कहे यदि आप 163 को जो यूज कर रहे हैं आप 137 यूज कर लें, देखेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर 137 अगर एक्स वैल्यू यूज करेंगे तो फिर ये जी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। अब एरिया इधर भी 0.18 है, आंसर तो ये भी वही आएगा 0.47। लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि आप जब ये नोट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि वैल्यू जीरो की लेफ्ट साइड पर आ रही है। तो जो भी जी वैल्यू जीरो की लेफ्ट साइड पर आए तो वो नेगेटिव आएगी। अब एक्स वैल्यू 137, म्यू वैल्यू 150, लेकिन इस दफा जी वैल्यू नेगेटिव 0.47 एंड देन सिग्मा। इससे सिग्मा सॉल्व करेंगे तो आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर है। तो आप कोई सी भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे। हाँ, ये गड़बड़ हो जानी थी कि अगर वो कह देता कि ये 160 है और ये 137 है, इनके दरमियान एरिया 36% है, फिर नहीं हम गैस कर सकते थे। क्यों? ये 10 यूनिट दूर है, ये 13 यूनिट दूर है, सिमेट्रिक तो है नहीं, एक जैसे डिस्टेंस पे तो है नहीं, तो सिमेट्रिक का तो फायदा नहीं होगा। तो जरूर आपको इस तरह का प्रॉब्लम फर्ज करे अगर देता है तो वो इसकी वजह से हाफ हाफ आप इसलिए करेंगे कि आप इंटेंशनली नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी एक वैल्यू जीरो से राइट साइड पर है एग्जैक्टली शायद उतनी ही वैल्यू जो है वो जीरो से लेफ्ट साइड पर है। तो इस एग्जांपल में क्या किया गया है? इस एग्जांपल में आपको एरिया भी दे दिया, वैल्यू भी दे दी और एक पैरामीटर दिया म्यू वाला, और दूसरा जो पैरामीटर है स्टैंडर्ड एविएशन वाला वो आपको उसने नोट करने के लिए कहा। क्योंकि मुझे मीन पता था 150, एक वैल्यू 163 वो 150 के राइट पे लिखेंगे, एक वैल्यू 137 वो 150 की लेफ्ट पे लिखेंगे और देन फिर उसका जी वैल्यू लेके और देन उसकी एक्स वैल्यू डिटरमिन करें। Assume that we have a large number of students whose average weight is normally distributed with unknown mean and variance is equal to 25 उलट। अब मीन फाइंड, मीन अननोन है, वेरियंस बता दिया, पिछले एग्जांपल में मीन मालूम था, वेरियंस फाइंड करना था। इफ वी नो दैट 28% एरिया है ये ऑफ द स्टूडेंट हैव वेट, ये वेट की वैल्यू भी पता चल गई 32.9, कहता फाइंड द मीन वेट, find the mean weight. 28% of the student have weight above 32.9. अच्छा, फर्ज करें मैं अगर ये वेट बना लेता हूं, सेंटर में मीन है और वो पता नहीं कितना है। अब उसने ये तो आपको बोल दिया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 28% वेट अबव 32.9, 28% above 32.9
9 kg, वेट kg वगैरह में लो। अब प्रॉब्लम क्या है, 32.9 kg वैल्यू है x की, आप समझ ले यहां x की वैल्यूज हैं जिनका मीन ये है और पता नहीं है। अब हम कंफ्यूज हैं जी 32 इधर आएगा कि इधर आएगा। यस, अगर मीन 40 है, मीन अगर 40 है तो फिर तो 32 इस साइड पर आएगा लेफ्ट के, और अगर मीन 30 है 30 है तो फिर तो इस साइड पर आएगा। तो यहां से तो नहीं हमें पता चल रहा, लेकिन यहां से जरूर पता चलता है। कहता है 32.9 उस जगह पर है जिससे ऊपर 28% एरिया दिया हुआ ना, 28% अबव। ये फर्ज करे यहां पर वो वैल्यू, जो भी वैल्यू उससे ऊपर 10% एरिया, यहां पर जो भी वैल्यू इससे ऊपर 20% एरिया, और जहां पर ये वो वैल्यू जिससे ऊपर 28% एरिया है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वो वैल्यू जिसके ऊपर 28% एरिया बनता है वो यहीं कहीं होगी, और वो वैल्यू भी बता दिया 32.9। तो एक्चुअली कंसर्न ये था कि ये 32.9 किधर को लिखना है, किस साइड पे लिखना है, इसलिए कि जो पिछली एग्जांपल थी उसमें तो बड़ा ही हमें क्लियर था कि मीन 150 है तो 163 इधर आएगा, 137 इस साइड पर आएगा। लेकिन जो दूसरी एग्जांपल हम कर रहे थे उस एग्जांपल में क्योंकि हमें म्यू मालूम नहीं था तो हमें यह आइडिया नहीं हो रहा था कि 32.9 जो है वो किस साइड पे लिखना है। लेकिन फिर दूसरी इंफॉर्मेशन आपको कह रही थी कि 28% स्टूडेंट जो हैं वो 32.9 से ज्यादा हैं, 28% ज्यादा करके वहां 32.9 को लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में x आपको मालूम है 32.9, म्यू मालूम करना है, z वैल्यू टेबल से नोट करनी है, और सिग्मा जो है वो 5 याद रखा जाए, वो वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस अगर 25 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक्चुअली सिग्मा होगा और वो 5 होगा। तो z वैल्यू है तो मैंने अब z टेबल बना दी बिल्कुल उसके पैरेलल। फर्क क्या किया, म्यू की जगह 0 लिख दिया और इस वैल्यू की बजाय कह दिया ये z वैल्यू क्या बनती है, एरिया 28% है। और अगर आपको z वैल्यू नोट करनी है तो टेबल को एरिया देना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू वैल्यू, ये एरिया देना पड़ेगा आपको टेबल के 22%, ठीक है ना। टोटल 50, अगर ये वाला 28 तो ये फिर एरिया 22% बनता है। ये वैल्यू अगर टेबल को देंगे तो वो 0.58 बनती है। तो चले अब हमारे पास z वैल्यू भी क्लियर हो गई कि हम x वैल्यू 32.9, म्यू वैल्यू मालूम करनी है, 0.58 टेबल से नोट की है फिर, और म्यू के लिए आप इसे सॉल्व कर देंगे। एंड देन म्यू के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता चल गया कि ये जो है वो 30 आ रहा, तो देखें बिल्कुल ठीक है, 32.9 इससे अब ही जा रहा है। तो कभी आपको पैरामीटर्स दे के एरिया पूछेगा, कभी एरिया दे के पैरामीटर्स पूछेगा, और फाइनली हो सकता है कि आपको एरिया भी दे दे, वैल्यू भी दे दे, और एक पैरामीटर आपको मिस कर दे, और ये एग्जाम में आए हुए हैं। और देन हम इस एक्सप्रेशन से उनकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ये चूंकि एक ही पैटर्न पर है और इसी पैटर्न सही का ही ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर है, तो इसलिए मैं आज ही इसको खत्म कर रहा हूं ताकि एक ही पैटर्न पर ये सारे हो जाए। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% एरिया है ऑफ आइटम अंडर 45 वैल्यू भी है, 8% फिर एरिया है, ओवर 64 वैल्यू भी है। कहता है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अब दोनों ही पैरामीटर अननोन है। पिछली एग्जांपल पहली में सिर्फ एक बताना था वेरिएंस, दूसरी एग्जांपल उसमें सिर्फ एक बताना था मीन, ये एग्जांपल इसमें दोनों बताने हैं, यानी कि अब आपको म्यू भी बताना है और इस वक्त ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है। अच्छा, मैथमेटिक्स में हमने अगला थोड़ा सा समझ ले, हम पीछे हैं, अदरवाइज वो टॉपिक हम कवर कर चुके होते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक रूल ये है कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, जितने अननोन की वैल्यू फाइंड करते मस्ट इक्वल टू
नंबर ऑफ इक्वेशंस, उतनी ही आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए, फाइंड हो जाएंगी। पिछली क्या हमारे पास देखें सिर्फ एक अननोन था और ये एक ही इक्वेशन थी, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। इससे पिछले में एक अननोन था तो एक ही इक्वेशन थी, नंबर ऑफ अननोन मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आंसर आ गया। अब इसमें हमारे पास दो अननोन बनेंगे, एक म्यू और एक सिग्मा, तो फिर क्या हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी? बिल्कुल जी, हमें दो ही इक्वेशन रिक्वायर होगी। वो अब आप दो इक्वेशन जो है वो किस तरह से आप लोग इसकी दो इक्वेशन फाइंड कर सकते? पहले तो आप वैल्यू प्लेस करेंगे। उसने कहा म्यू तो हमें मालूम नहीं है, एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू सेंटर में आएगा, पता नहीं कितना है, यही तो मालूम करना है। लेकिन उसने कहा है 31% ऑफ द आइटम आर, यहां से पता चला है 45। कहता है 45 उस जगह पर है जिसके अंडर 31% आइटम है, अंडर, बिलो, तो फिर इसका मतलब 10%, 20%, 30%, तो फिर आपको एग्जैक्टली आइडिया हो गया कि ये जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं जो 45 है वो यहां कहीं है, यहां पर, क्योंकि 45 उस जगह पर है जिसके अंडर 31% आइटम है, तो 45 आपने सही जगह पर लिख दिया। अब दूसरा है 8% आइटम्स आर ओवर, बड़े हैं उससे, 64 से, 64 उस जगह पर है जिसके अबव ओवर 8% एरिया है, तो ये फर्ज करें 8% एरिया, तो फिर यहां 64 लिख दिया। चूंकि मुझे म्यू मालूम नहीं था तो मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा था 45 इसकी इधर लिखना है या उधर लिखना है, क्योंकि म्यू का तो आइडिया नहीं होगा। तो पिछली एग्जांपल में भी कुछ ऐसा ही था, इसमें भी मुझे यहां से हेल्प हुई है, यहां से एक्चुअली हेल्प हुई है। अब उसने कहा है 8% एरिया उससे अबव है, और अगर मैं सेंटर से नोट करूं, अगर 8 इसके अबव है तो सेंटर से इस पॉइंट तक 42% बनता है। अगर 31% एरिया इससे बिलो है तो सेंटर से ये 19% बनता है। आप कहेंगे ये क्यों कह रहे हैं? भाई जब मैंने टेबल से वैल्यू नोट करने के लिए जाना है तो टेबल की रिक्वायरमेंट तो है सेंटर टू वैल्यू एरिया बताना कंसर्न है ना, तो फिर मैंने इसका जी बनाया। यहां तो x64 है, लेकिन ये x64 है, जी मालूम करना है, 8% एरिया है, तो फिर ये 42% एरिया ये बनता है। टेबल से इस चीज को 0.42 दे के नोट करेंगे तो वो बनता है 1.41, और बिल्कुल फिर दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लें। अगर ये एरिया 31% है तो टेबल में देने के लिए 19%, ये वाला टेबल को देंगे, टेबल आपको ये जी वैल्यू देगा, चूंकि ये जीरो की लेफ्ट साइड पर है तो नेगेटिव। एक दफा इस एक्सप्रेशन को यूज करें, x अगर 64 है, म्यू मालूम करना है, z बनता है 1.41 अगर x 64 है, और सिग्मा जो है वो हमें भी मालूम करना है। अब देखें यहां से नहीं आप फाइंड कर सकते म्यू को, क्योंकि यहां दो अननोन आ गए हैं, तो दूसरी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो दूसरी वैल्यू 45 अगर x है, 45, यहां पर z वैल्यू भी आ गई, म्यू अननोन है, z वैल्यू 0.45 है, और सिग्मा। अब ये दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन आ रहे हैं, ठीक। आल्दो मैथमेटिक्स में हमारा अगला टॉपिक इक्वेशन सॉल्विंग, अभी हम सिंगल इक्वेशंस कर रहे थे जिसमें एक एक वेरिएबल इन्वॉल्व था। आप समझ लें ये ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गए हैं जिसमें दो अननोन आ गए। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको एक तो मैं मैथमेटिक्स का जब हम पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटर्स पर भी डायरेक्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? एक जो मैंने सारी एक्सरसाइज आपसे की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और सेकंड, अगर दो अननोन आ जाएं तो फिर उसकी वैल्यू भी डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो जाती है, जैसे ये वाली है।
तो कल आप अपने कैलकुलेटर्स जो है उनको एक्टिव रखेंगे तो फिर आपको कल एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी। बहरहाल मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो ये मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही सॉल्व करके आपको बता दिया। तो कल आपको बता दिया जाएगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे डायरेक्टली उसके आंसर आ जाते हैं, और अगर दो इक्वेशंस आ जाएं तो उनके अननोन के आंसर्स भी डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां तक एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज का ये कंप्लीट हो गया। कल मैंने आपको एक तो कैलकुलेटर्स के ऊपर आपको थोड़ा सा समझाना है, और दूसरा आप ये समझ लें कि मैंने एक कंक्लूड किया हुआ है कि बाइनोमियल जो है कभी हम उसको नॉर्मल से सॉल्व कर लेते हैं, और कभी बाइनोमियल का प्रॉब्लम हम पाइथन से सॉल्व, मैंने एरो दिया हुआ है कि पाइथन से भी सॉल्व हो जाता है। तो कल ये मैं थोड़ा सा चार्ट आपको एक एक्सप्लेन रिवाइज समझने कर दूंगा, जिससे ये आपको आइडिया हो जाएगा जी कि अगर एक फार्मूले का प्रॉब्लम है बाइनोमियल का, तो याद है ना हमने बाइनोमियल का प्रॉब्लम पाइथन से भी किया था, एन लार्ज पी स्मॉल, और बाइनोमियल का प्रॉब्लम हमने नॉर्मल से भी कर लिया था जब एन पी और एन क्यू बोथ ग्रेटर देन 5 थे। तो देखिए बाइनोमियल का प्रॉब्लम मैंने कहा है एरो देके कि ये आप नॉर्मल से भी कर सकते हैं, और बाइनोमियल का प्रॉब्लम एरो देके कहा है आप इसे पाइथन से भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं ये मैंने कंडीशंस इसके अंदर लिख दी हैं। अगर ये कंडीशन पूरी हो तो बाइनोमियल का प्रॉब्लम नॉर्मल से सॉल्व हो सकता है, ये कंडीशन पूरी हो तो बाइनोमियल का प्रॉब्लम पाइथन से सॉल्व हो सकता है। ये एग्जामिनर एग्जाम में ना कभी सिर्फ इतना ही पूछता है कि जी अगर बाइनोमियल का प्रॉब्लम हो और आप उसे नॉर्मल से सॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे उसने कंडीशन लिखी हुई होती है कि जी फिर कौन सी कंडीशन ऐसी है जो पूरी होगी तब आप बाइनोमियल का प्रॉब्लम नॉर्मल से कर सकते हैं। तो एक तो मैंने कल आपके लिए ये थोड़ा सा रिवाइज करना है, और एक मैंने आपको कैलकुलेटर उसमें मैथ्स का भी रिवाइज कर दूंगा, क्वाड्रेटिक क्योंकि वो उधर आ रही है और बाय चांस ये इधर आ रही है, लेकिन मैं दोनों बहरहाल इस चीजों को जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर कल जो है ये हमारा प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो कंक्लूड हो जाएगा। अब एग्जाम में एग्जामिनर ने जो मेंशन किया हुआ है, आई कैप ने अपनी बुक में वो मेंशन किया हुआ है कि जी शायद 10% प्रॉब्लम उसने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, 10% का उसने जो है वो वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो देन उसके बाद फिर नोट करते हैं कि जी क्या उसके जो बाकी हैं वो किस तरह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो आ जाएंगे। बहरहाल उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग, ये स्टेटिस्टिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो हमारा लास्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होगा। और फिर हम कोशिश करेंगे कि आप साथ साथ रिवीजन समझ लें, स्टैट्स की कह लें, वो एक आप मुझसे डिस्कस करना स्टार्ट कर दें। जहां तक पेपर्स की बात है, चूंकि मैं तो सिर्फ आपका कंसर्न टीचर हूं, जाहिर है कि मेरा एग्जाम से, मैं आई कैप के पेपर की बात कर रहा हूं, तो एग्जाम से मेरा कोई इतना खास कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो आपका आई कैप ऑफिस है वो अब्दुल्लापुर का जो अंडरपास है उसकी लेफ्ट पर आता है कॉलेज के साथ। तो मुझे किसी काम के सिलसिले में वहां पर जाना पड़ा, तो वहां पर का जो हेड है जो आई कैप के ऑफिस का जो फैसलाबाद रीजन का हेड है, वो एक्चुअली मेरा स्टूडेंट है। वो जब उसने एमएस किया था, एमएस इन बिजनेस एमबीए में, तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसने एमएस किया था, और मैं उस वक्त विजिटिंग जाता था क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट मैथ स्टैट्स पढ़ता है। तो उसने फिर स्टैटिस्टिक्स का कोर्स एमएस में मुझसे पढ़ा था, तो जिसकी वजह से वो मेरा रिगार्ड भी करता है। तो मैं कल बाई चांस ही उधर गया था, और मैंने फिर डिस्कशन ऐसे ही हो गई, तो मैंने उससे फिर एग्जाम्स का पूछा है। देखिए आपको मल्टीपल दे रहे हैं लोग आंसर, जाहिर है हर कोई बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि जी हमने बहुत एफर्ट की, गवर्नर लेवल तक गए, सो मच सो कि हमें इतनी होप हो गई कि हमें कहा गया कि जो इन्विजिलेशन ड्यूटी पर लोग होंगे, वो जो एक कोरोना के लिए वो स्पेसिफिक नहीं लिबास पहनते, वो पैराशूट टाइप का और ऊपर हेलमेट और एनक और ये वो व्हाटसोएवर, कहता जी कि हमें कह दिया गया कि आप एग्जाम कंडक्ट होने लगे, आप तैयारी करें। हमने कहता ऑर्डर प्लेस कर दिए,
लेकिन वो नहीं माने। बहुत कहता आई कैप ने एफर्ट की है, बहुत एक्सरसाइज की है, लेकिन वो नहीं माने। तो मैं भी आपको यही अब मतलब मैं उस शख्स की, मैं ऑफिशियली आपको डिक्लेयर नहीं कर रहा, आप किसी जगह ये कोट नहीं करेंगे कि जी मैथ स्टैट के टीचर कहते हैं जी कि एग्जाम जो है वो कब होने पता नहीं है, अनऑफिशियल है। किसी जगह कोट करेंगे, मैं कहूंगा आई डोंट नो। देखिए यही मसला होता है। एक चीज होती है ऑफिशियली डिक्लेयर करना, वो कॉलेज करेगा। ये तो एक ऐसी एक जो एक कंफ्यूजन है ना। तो स्टिल मैंने उससे जब डायरेक्टर से पूछा, कहता जी हमें भी अगर आप पूछें वी डोंट नो, क्योंकि हम तो डिसीजन मेकर नहीं है। तो उसने भी कहा हाँ, ये अलबत्ता उसने जरूर कह दिया है कि जी हाँ जी वो परमिशन वगैरह की जहां तक बात है तो वो तो कहता जी कि गवर्नमेंट नहीं मानी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ये एसेड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या किसी भी कंट्री का। कहता वो इनको रिस्क नहीं लेना चाहते ना स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर। दैट्स वाई वो कहता है जी कि देखिए इसमें गवर्नमेंट लोग, मैं अक्सर न्यूज में भी पढ़ता हूँ, इधर भी गवर्नमेंट के ऊपर लान तान हो रही है, वो लॉकडाउन कर दिया, मरवा दिया, ये कर दिया। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें लोग अगर वो छोड़ देते हैं, जाएं जी फिर मार्केट में मर जाते हैं, खुदा ना खास्ता, गवर्नमेंट बेनिफिट है, वो एक स्टोरियां आ रही है 10,000 की लाश बिक जाती है, फलान हो जाता है, फलान हो जाता है। भाई उन लोगों का ख्याल करें जो डॉक्टर्स हैं। वो मैंने एक हाथ देखा, वो नेट पे भी आ रहा था, वो 8-8 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करनी है ना, ये शॉपर के जो वो हल्के से दस्ताने हैं प्लास्टिक के, पैराशूट, वो जो अक्सर ये बेकरी वाले पहनते हैं, कैन यू इमेजिन, सिर्फ आप 3 घंटे वो दस्ताना पहने बस। मैंने तो पहने हुए ना, मैंने थोड़ी देर के लिए पहने हुए हैं, यकीन माने जैसे हाथ गल जाते हैं ना, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन नहीं होती। और आप इमेजिन करें सारा लिबास उनका जो भी पैराशूट टाइप होता है 8 घंटे 10 घंटे पहनते। ठीक है उनमें डॉक्टर्स में होगा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो काम, वो वाकई जहाज से कम नहीं है। और हम एक ही बस काम बैठ के गालियां निकाल देना, गवर्नमेंट को निकाल देना, डॉक्टर्स को निकाल देना, क्रिटिसाइज कर देना, बस इसके अलावा हमें कोई काम नहीं है। तो वो भी यही कह रहा था, और कह रहा था कि हम सारी एफर्ट कर भी लेते, हमें इजाजत मिल जाती, और खुदा ना खास्ता 1-2 स्टूडेंट इसी इंसिडेंस में इन्वॉल्व हो जाते तो पूरे मुल्क में शोर मच जाना था, देखें जी आई कैप ने स्टूडेंट मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दैट्स वाई तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमें कोई पता नहीं है, लेकिन एक ये चीज उन्होंने मुझे जरूर इन्फॉर्म की है, कहते हैं कि जो AFC लेवल है, यानी कि आप लोग, बाकी तो कैफ भी है ना, अभी तो सारे पड़े हुए ना, उनके तो है, कहते हैं चूंकि AFC लेवल MCQ टाइप होता है, उसके ऊपर कहता जी आई कैप जरूर वर्किंग कर रहा है, क्योंकि वो तो जैसे आपके घरों में बैठ के मैं आपसे पेपर ले लेता ना, तो आपको तो ऐसा सच नहीं है, तो वो शायद किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाएं, घरों में बैठ के हो जाएं। लेकिन उनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे आप अक्सर क्लेम करते हो जी वो नेट का इशू आ गया है, स्पीड का इशू आ गया है, तो ये फिर तो जाहिर है कि आई कैप के इख्तियार में नहीं होगा ना, कि अगर कोई स्टूडेंट है उस दिन उसका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो स्टूडेंट का तो जाहिर है, उसमें स्टूडेंट का तो नहीं फॉल्ट, वो तो अब नेट नहीं चल रहा, आप डोंट नो किसका फॉल्ट है। तो ये कह रहा था कि ये चीज नहीं हमसे कवर हो रही, क्योंकि स्टूडेंट उसमें बहुत दूर दराज एरिया में भी रहते हैं। आई कैप अब जो CA कर रहा है कब पता नहीं कहाँ रहता है, गिलगित रहता है, वहां सिग्नल जाते हैं नहीं जाते, तो यही सारी बच्चों को कंफ्यूजन चल रही है। लेकिन बहरहाल दुआ करनी है आपने, अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जो है वो जान छुड़ा दे। लेकिन देखें इसमें मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हरकतें ऐसी नहीं है, सीधी माने, यकीन माने। आप चूंकि अभी थोड़े से यंग एज में हो ना, तो आपको इस चीजों का एहसास नहीं है, जो थोड़े से मेच्योर लोग हैं। अब अल्लाह ताला ने एक शख्स को कोरोना इन्वॉल्व हो गया, उसकी जान बच गई, बहुत सारों की डेथ हो जाती है, बच भी जाते हैं लोग, जाहिर है बच गई, और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। फाइट इंसान के अंदर जरासीम से लड़ने के लिए इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने फाइट करके कोरोना को मार दिया। अब कहा यह जाता है मेडिकल साइंस में कि अगर किसी शख्स का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसने कोरोना को किल कर दिया है, तो प्रूफ हो गया है मेडिकल साइंस में कि यही अगर ब्लड, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, किसी ऐसे इंसान को लगा दिया जाए जो कोरोना इन्फेक्टेड है, तो चूंकि वो ताकतवर शख्स से लिया गया है, तो वो फाइट लगा लगा के उनको भी किल कर देगी। ये है वो कॉन्सेप्ट जो कि डेवलप किया गया, और प्लाज्मा लोग डोनेट करते हैं। लेकिन कैन यू इमेजिन कि लोग प्लाज्मा भी सेल कर रहे हैं। वो मैंने वो पढ़ रहा था, किसी ने कहा जी मेरी वालदा के लिए चाहिए, उसने कहा जी मैं तो कराची में हूँ, मुझे एयर टिकट भेजो और 5 लाख का इंतजाम करो, मैं आपको आके प्लाज्मा दे देता हूँ।
कहते हैं ये कल मेरी सिस्टर से अपनी बात हो रही थी, वो इंग्लैंड में रहती है, वो थोड़ा सा अल हुदा में है, तो बाची मुझे बता रही थी कि अल्लाह ताला इंसानों को ज़ाहिर है नमाज पढ़ना, ज़कात और ये वो सारी अच्छे डीड्स की हिम्मत देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी जानिब नहीं होते, नमाज नहीं पढ़ी, कभी ज़कात नहीं दी, कभी रोजा नहीं रखा, फिर कहते हैं जी कि अल्लाह ताला उन्हें किसी तरह से एक मौका देते हैं अच्छी डीड के लिए कि आप ये चलें, आपने ये नहीं, और वो लोग होंगे जिनके ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम कर रहा है ना, उनको एक मौका देता है कि चलें आप अच्छी डीड कर लें, और आपने ये तो नहीं काम किया, चलें आपको ये मौका मिल गया है, आप इसके थ्रू अपनी अच्छी डीड करके अपनी नेकियां कमा लें। अब मुझे सिर्फ ये चीज बताएं, आपको बीमारी खुदा ना खास्ता किसी को, मेरे छोटे भाई को ये प्रॉब्लम हुआ है, अभी वो रिसेंटली बहाल अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी है, उसको कवर कर दिया है और वो बिल्कुल अब क्लियर हो गया है, मैं उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ ना। वो एक्चुअली उसने कल डिसाइड किया कि जी मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा। मैंने उसको कहा है कि देखो तुम्हें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, तुम हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से मिलो, पूछो कोई ऐसा पेशेंट जिसकी जिंदगी की उम्मीद नहीं रह गई सिवाय इसके कि उसको किसी तरह से प्लाज्मा डोनेट हो जाए, अगर वो डोनेट हो जाता है तो देन उसकी रिकवरी हो जाएगी, बच जाएगा, मैं कहा तुम उसको दे दो, ठीक है ना, 2 लोगों को दे सकता है वो, और उसके अपने अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी ना, और ये वो नेकी होगी, आप कह लें कि सदका जारिया होगा, जिसको कहा जाता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, ऐसा ही है ना, और इसने एक शख्स को हलाक किया उसने पूरी इंसानियत को, पता नहीं उस शख्स के पीछे कितनी फैमिली कनेक्टेड होगी जिनका वो लव वन होगा, जो इन्वॉल्व है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है प्लाज्मा खरीदने के लिए, मैंने कहा तुम उसको प्लाज्मा दे दो, वो जितनी देर जिंदा रहेगा, वो जितनी फैमिली जिंदा रहेगी, वो तुम्हें दुआएं देगी। तो वो कह रहा है बिल्कुल जी मैं टेस्ट कराने लगा हूं और मैं डोनेशन में जाऊंगा, अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया, तो ठीक है ना। तो तमाम इंसानों को अल्लाह ताला नेकी के लिए किसी ना किसी तौर पर मौका देते हैं, कुछ इसको मौके से फायदा उठाते हैं और कुछ वही प्लाज्मा बेच के और फिर अपनी कमाई स्टार्ट कर देते हैं, और 10 रुपए की चीज इन हालात में 50 रुपए बेचते हैं, और कोई अगर 10 रुपए की चीज सिर्फ 10 रुपए ही में दे दे तो मैं कहता हूं ये भी सदका जारी है, इन हालात में बात करो ना। लेकिन 10 रुपए की चीज 50 में दे रहे हैं, चीजें मेडिसिन हम कंट्रोल अपने ब्लैक मार्केट में ले जाते हैं, इंजेक्शन पता चलता है जी फलां इंजेक्शन वो मार्केट से गायब कर देते हैं, तो ये तो नेकी कमाने का अल्लाह ताला ने आपको एक जरिया दिया है और आप इस साइड पे चले गए। वो ऑक्सीमीटर आता है, आप भी वैसे चूंकि देखें आप लोग पता नहीं हमें मेडिकल की क्लास स्टार्ट होगी ना, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। ऑक्सीमीटर क्या करता है कि आपकी ऑक्सीजन, आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है, अगर कोरोना आता है तो सबसे पहले वो लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स करता है। छोटी सी एक मशीन है, इसे हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी की तरह की होती है, वो उंगली पर लग जाती है। मैंने कल उसका सारा डायग्राम समझा कि कैसे वो डिटेक्ट कर लेता, उसके अंदर से लेजर लाइट निकलती है, वो खून से पास करती, बट सोएवर एक सेहतमंद इंसान में जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग है ब्लड में वो 95% टू 100% होनी चाहिए। ठीक, अगर कोई इफेक्ट हो गया है उसका लंग और उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके लंग्स पूरी तरह ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स नहीं कर रहा है, उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह मिक्स नहीं हो रही। अगर वो 93 या 90 और इवन लेस देन दैट है तो इसका मतलब है कि उसे एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जरूरत है। एक्सटर्नल, वो जो लोग मास्क ये ऑक्सीजन नहीं लगा देते, डॉक्टर भी लगा देते हैं, तो घरों में लोगों ने वो देखिए वो मशीन में हल 2500 3000 की है पल्स ऑक्सीमीटर, 3000 रुपए, 3200 3200 समथिंग लाइक, चुटकी सी है, कुछ भी नहीं, 2 सेल डलते हैं, उंगली पे लगा देते हैं, विद इन 10 सेकेंड उसके ऊपर रीडिंग आ जाती है, छोटी सी। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर लिखेंगे ना नेट पे तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा, तो वो बता देती है। खुदा ना खास्ता आपके पेरेंट्स या एल्डर लोग, उनको बताए बगैर आप जरा उनका पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर लें, आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि उनका ब्लड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इन द ब्लड कंपोजिशन कम है,
तो बिल्कुल आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि जी 2-3 दिन से हम नोट कर रहे हैं कि इनकी जो ऑक्सीजन है ब्लड में वो क्यों यकदम ये जब एक लेवल पे जाती है ना 90 और यकदम उससे नीचे जाती है तो देन खुदा ना खास्ता एक्सपायरी है। हमारे जो यूनिवर्सिटी जो है ना उसके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 2 मेडिकल डॉक्टर जो हैं उनकी डेथ हो गई है। लास्ट टाइम जिस डॉक्टर की डेथ हुई है उसका ये ऑक्सीमीटर रीडिंग 45% था सिर्फ, जो कि 95 से ऊपर होना चाहिए, और फिर वो वेंटिलेटर पे भी ले गए और ये वो सारा, तो दैट इट्स अ टफ जॉब। तो ये ऐसे ही जरा थोड़ा सा, हाँ तो मार्केट में वो 10,000 रुपए का, मैं पता करने गया 2500-2600 का, कहता जी 10,000 रुपए का वो पल्स ऑक्सीमीटर है। तो क्या है ये? मैं अगर बिजनेसमैन होता, मेरी वो 22,000 तक भी सेल मैं हुआ। शायद इस हालात में पल्स ऑक्सीमीटर मंगा के बड़े माइनर प्रॉफिट के साथ लोगों को देता, लेकिन लोगों ने क्या करने थे, मुझसे शायद उसी प्राइस पर खरीदते और फिर आगे सेल करते। कैसे रोक सकते हैं हम इस कॉम को इस तरह से ना? तो नेट पे अलबत्ता मैंने फिर बेटे को कहा, मैंने कहा तुम नेट पे देखो, तो उसने कहा जी हाँ जी लगा हुआ है 3500 का, कोई 3600 का। तो नेट पे फिर हमने मुख्तलिफ जो आपने दराज और इस तरह के जो मुख्तलिफ हैं ऑनलाइन, वहां से फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। थोड़ा लेट है, डिले है, वो कहते जी हम 20 डेज के बाद आपको डिलीवर करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैंने पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो, तो आप एक थर्मामीटर, बड़ी सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट पल्स ऑक्सीमीटर, वो रखे एंड देन अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। ये बात सही है कि आपको ये हैंड सैनिटाइजर और ये जो मास्क हैं ये नहीं कोरोना से बचाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। अगर कोई आपको कोरोना से बचाएगा तो वो अल्लाह ताला की जात है, ठीक है ना, जिस जिस पर अल्लाह ताला ने रहम करना। लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर जरूर करने हैं, वरना सड़क पर खड़े हो जाएं और आप कहें जी ठीक है जी अगर मरना होगा, बस में गुजरना होगा तो गुजर जाएगी, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला की रहमत है। हो सकता है ड्राइवर आपको बचाते बचाते और 100 लोगों की जान जो है वो करते, होता भी है, वो आगे से बिल्ली या कुत्ता गुजरता है तो ड्राइवर जल्दी से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बस में बैठे हुए 50 लोग इस एक्सीडेंट की वजह से हो जाते हैं, लेकिन उस कुत्ते या बिल्ली की जान बच जाती है ना। ये तो बहरहाल अल्लाह ताला की डिसीजन है। जैसे वो लास्ट टाइम मैं एयरप्लेन का मैं सुन रहा था कि जी क्या हुआ है उस एयरप्लेन में, जो अभी तक की रिपोर्ट है कि जो पायलट था वो लैंडिंग गेट टायर ही खोलना भूल गया। देखिए ये बेसिक सी चीज है। आप ऐसा कह लें कि एक बड़ा ही माहिर ड्राइवर है और आगे से कुछ चीज आ रही थी तो वो ब्रेक लगाना भूल गया है, ठीक है ना, और एक्सीडेंट हो गया है। तो ये बड़ा, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे ही उनके लिए लिखा था तो कोई ना कोई चीज तो फिर हैपनिंग होनी है ना। ठीक है जी, ऐसे ही आज मेरा दिल किया कि आप लोगों को थोड़ा सा एथिकली भी चीजें बताई जाएं। अच्छा दूसरा बात बच्चों, मैं ना अक्सर आपके वो जो आपका ग्रुप है ना उसमें मैं चीजें पढ़ता हूं, मैं रिस्पॉन्स नहीं, कभी नहीं आपने मेरी जानिब से कोई रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं उधर इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन क्योंकि धारण मैं ग्रुप में हूं, थोड़ा सा ना अपनी लैंग्वेज में ना बिहेवियर रखा करें। पता नहीं आगे मैनेजमेंट के क्या मसले होते हैं, क्या प्रॉब्लम होते हैं। आप किसी भी शख्स को ओए कह के बुला दें जो कि आपसे बड़ा हो और आपने कोई बात भी ना कही हो, तो नेचुरली उसको गुस्सा आता है और कहेंगे मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया ही था ना। तो ये थोड़ा सा आप इन चीजों की टेक करें। अल्लाह ताला आपकी जी आपके फैमिली की और बाकी लोगों की हिफाजत करे, क्योंकि आजकल हमें इस चीजों की जरूरत है। आप अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह।